नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। और यह है हमारे मध्य प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट की क्लास, जिसकी पहली क्लास कल मैंने अपलोड कर दी थी। अगर वह आपने अभी तक नहीं देखी है तो एक बार चैनल पर जाकर उसे भी देखें। इन प्रैक्टिस सेट्स में मैंने उसी तर्ज पर प्रश्न लिए हैं जिस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए उपयोगी साबित होंगे। आइए समय व्यर्थ ना करते हुए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? तो इसका दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, अंडर वाटर मेट्रो हुगली नदी के अंदर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो बनाई जा रही है, जो कि पानी के अंदर 520 मीटर की दूरी महज 45 सेकंड में पूरी करेगी। और साथ में अगर आपसे इसका बजट पूछा जाए तो 120 करोड़ बजट के साथ इसका निर्माण कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है और अनुमान है कि दिसंबर 2023 तक इसका कार्य पूरा हो जाएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, यह मेट्रो रेल हुबली तथा कोलकाता शहर को जोड़ने का कार्य करेगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, गणेश एम भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने 3 चरण की मापदंडों को पूरा करके यह खिताब जीता है। और दोस्तों यह करंट का स्पोर्ट्स से प्रश्न है, तो करंट के स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? दोस्तों यह करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके आने की संभावना बहुत है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह 17वां संस्करण था, जो कि 8 जनवरी से 10 जनवरी 2023 में आयोजित किया गया। साथ ही मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। साथ ही अगर आपसे मुख्य अतिथि के बारे में पूछा जाए तो याद रखिए, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इसके मुख्य अतिथि रहे। इस प्रश्न के बारे में इतने फैक्ट्स दोस्तों याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रामायण कला संग्रहालय किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद द्वारा। जनरली दोस्तों लोग इसमें मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग सही जवाब लगा देते हैं, बाकी याद रखिएगा मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का शीर्ष प्रतिनिधित्व लोकनाट्य कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मार्च, ये थोड़ी मिसप्रिंट है दोस्तों, मार्च मध्य प्रदेश का शीर्ष प्रतिनिधित्व लोकनाट्य है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जहांगीर ने निम्न में से किस दुर्ग में शरण ली थी? तो दोस्तों जहांगीर ने ओरछा के किले में शरण ली थी। साथ ही दोस्तों अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर आ रहे हैं तो आप साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में इनके आंसर सेंड करते चलिए, इससे आपका रिवीजन अच्छी तरह से होता जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किन जिलों में बैगा जनजाति मुख्यतः पाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहेगा, मंडला, शहडोल, सीधी एवं बालाघाट में मुख्य रूप से बैगा जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अमरकंटक जो कि अनूपपुर जिले में पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है, यहां से 3 नदियों का उद्गम होता है। नर्मदा तो खैर आपको पता होगी, उसके अलावा सोन एवं जोहिला नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। मैंने अपनी थ्योरी क्लास में दोस्तों अमरकंटक के बारे में विस्तार से डिस्कस किया है, तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी एक बार जाकर जरूर देखिए। अमरकंटक में मध्य प्रदेश के कुछ मुख्य जलप्रपात एवं तीर्थ क्षेत्र स्थित हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, एकलव्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो दोस्तों पहले 50,000 इसकी राशि थी, लेकिन अब बढ़ाकर 1 लाख रुपए एकलव्य पुरस्कार की राशि कर दी गई है। और साथ ही दोस्तों खेल पुरस्कार एवं खिलाड़ियों से संबंधित मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट में डाली है, तो आपने अगर वह नहीं देखी है तो उसे भी एक बार जाकर जरूर देखिए। अगला प्रश्न है, आदिवासी प्रकोष्ठ की स्थापना कहां की गई? तो याद रखिएगा, राजधानी भोपाल में आदिवासी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा इथाइल अल्कोहल। और यह प्रश्न दोस्तों विज्ञान में पहले कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो दोस्तों उज्जैन का नाम अवंतिका एवं उज्जैनी था। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंश के शासकों का मूल स्थान कहां था? इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिष्ठानपुर। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश के शासकों का मूल स्थान था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हुमायूं नामा का लेखक कौन है? दोस्तों इतिहास से और खासकर मुगल एम्पायर से प्रश्न लगभग सभी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा, गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की लेखक हैं। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? दोस्तों यह हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा जहांगीर। जहांगीर के समय में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारखाना भारत में स्थापित किया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नरेंद्र तिवारी स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा पत्रकारिता। नरेंद्र तिवारी स्मृति पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? दोस्तों इनका सही जवाब होगा निर्मला बुच। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष नहीं रहा? ऑप्शन है श्री गुलशेर अहमद, श्री मुकुंद सखाराम, नेवा निवाकर, पंडित ब्रजमोहन मिश्र। दोस्तों यह तीनों मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। वहीं विश्वनाथ यादव राव तामस्कर जी प्रथम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, जो कि वर्ष 1956 से 1957 एक वर्ष नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सफेद बाघों का घर जहां केंद्र ने इनके प्रजनन केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, वह कहां है? तो दोस्तों वैसे तो रीवा को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है, लेकिन प्रजनन केंद्र की स्वीकृति गोविंदगढ़ फोर्ट में दी गई है, जो कि रीवा से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। वहीं अगर बात की जाए गोविंदगढ़ किले की, तो इसका निर्माण सन 1853 में रीवा के राजा रघुराज सिंह ने कराया था। साथ ही एक फैक्ट और इस किले के बारे में इंपॉर्टेंट है, भारत में पाया गया पहला सफेद शेर जिसका नाम मोहन था, उसको इसी किले में रखा गया था। अगला प्रश्न है, मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? तो इसका सही जवाब रहेगा आंख। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दो संयुक्त किडनी वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम क्या है? तो दोस्तों इसमें निहित प्रक्रम है परासरण। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब रहेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो दोस्तों आंवला में विटामिन सी पाया जाता है।
और विटामिन सी या स्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी से प्रश्न देखते हैं अब। लिखित का प्रत्यय है दोस्तों, प्रत्यय वह होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं, वहीं विसर्ग शब्द के शुरुआत में लगता है। तो लिखित में दोस्तों इधर आ और ता यानी कि अत प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही जवाब है पौधन इत्र। पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा। दोस्तों संधि विच्छेद वाली क्लास भी हमारी प्लेलिस्ट में डली हुई है, अगर आपने अभी तक वह नहीं देखी है तो एक बार जाकर उसे भी देखिए। अगला प्रश्न है, एक एक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों एक एक शब्द का संधि विच्छेद होता है एक धन एक। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, पुनर्विचार। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? दोस्तों अशुद्ध वर्तनी छांटनी है। कन्या, कन्हैया, कैलाश और कर्म। दोस्तों यह चारों शुद्ध वर्तनी है, शायद टाइपिंग मिस्टेक के कारण चारों शुद्ध वर्तनी यहां टाइप हो गई। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसमें उपयुक्त सही अलंकार का चयन कीजिए। दोस्तों अलंकार का चयन करना है। पद्यांश है, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंखी फ्री। यह फिर है दोस्तों, फिर जहाज पर आवे। तो दोस्तों इस पद्यांश में मन को जहाज के पंख की उपमा दी जा रही है, जैसे उड़ी जहाज को पंख। तो दोस्तों इसमें रहेगा उपमा अलंकार। और दोस्तों अलंकार की वीडियो भी हमारी प्लेलिस्ट में डली हुई है, तो उसे भी आप जाकर एक बार जरूर देखिए। पटवारी के एग्जाम में दोस्तों अलंकार, कारक और समास, इनसे तो फिक्स ही है कि एक प्रश्न तो आपको देखने को मिलता ही है, तो इन्हें तो कंफर्म करके जाइए ही। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ण ना, मा तथा ना का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो दोस्तों इन तीनों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चक्कर में आना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ होता है धोखे में आना। मुहावरे भी दोस्तों डेली की शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद करें। तो दोस्तों सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद होता है, ये ऑप्शन दोस्तों सभी गलत दिए हुए हैं, सत धन आग्रह। सत्याग्रह का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है, प्रयोग का उपसर्ग क्या है? दोस्तों उपसर्ग हमेशा शब्द के शुरुआत में लगता है और प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगता है। तो प्रयोग में उपसर्ग प्रा रहेगा। अगर इसका सही संधि विच्छेद किया जाए तो प्राधन योग। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न में अशुद्ध पूछा है, ये नहीं मिसप्रिंट है। इच्छा, आहुति, आहान और आकर्षण। तो दोस्तों आहान इसमें अशुद्ध है। आहान में बड़ा आ आता है और आहान का मतलब होता है सूर्य की पहली किरण या सूर्योदय। अगला प्रश्न है, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी, वाक्य में अशुद्धि क्या है? क्रिया संबंधी, काल सूचक संबंधी, संबोधन संबंधी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि है। प्रतीक्षा देखी नहीं, प्रतीक्षा की होता है। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द नहीं है, यानी कि एक वचन शब्द देखना है। समाचार दोस्तों बहुवचन होता है,
दाम भी बहुवचन होता है, लेकिन सूरज एक वचन है और रोम भी बहुवचन होता है। अगला प्रश्न है, आज के समाज में दहेज एक कुप्रथा है, रेखांकित शब्द में कौन सा वचन होगा? तो दोस्तों, समाज हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। शुष्क शब्द का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों, शुष्क शब्द का विलोम शब्द होता है आर्द्र। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आकाश कुसुम होगा मुहावरे का भाव अर्थ क्या है? इसका सही जवाब होगा असंभव कार्य या नामुमकिन कार्य होना। अगला प्रश्न है, चंदन की चुटकी भरी भली गाड़ी भरा ना काठ, लोकोक्ति का भाव अर्थ क्या है? तो दोस्तों, उत्तम वस्तु थोड़ी भी अच्छी होती है, इस लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति का अर्थ दोस्तों उसे पढ़ने से ही समझ में आ जाता है। चंदन की चुटकी भली यानी कि एक चंदन चुटकी ही भला है, गाड़ी भर के काठ यानी कि लकड़ी से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है? तो दोस्तों, परमार्थ में दीर्घ स्वर संधि है, सूर्यास्त में भी दीर्घ स्वर संधि है, चरणामृत में भी दीर्घ स्वर संधि है, पर परोपकार में दोस्तों गुण स्वर संधि होती है। अगर परोपकार का संधि विच्छेद करें तो पर धन उपकार होता है। अगला प्रश्न, 11 वर्ष का समय रचना के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, यह रामचंद्र शुक्ल की रचना है 11 वर्ष का समय। अगला प्रश्न है, सलाह शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों, सलाह शब्द में भाववाचक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, जंगल का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों, वन जंगल का पर्यायवाची होता है, लेकिन जीव जंगल का पर्यायवाची नहीं है। कानन भी जंगल का पर्यायवाची है और विपिन भी जंगल या वन का पर्यायवाची है। आइए अब देखते हैं कुछ कंप्यूटर के प्रश्न। पहला प्रश्न है कंप्यूटर का, हार्ड डिस्क ड्राइव, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, किस तरह का स्टोरेज माना जाता है? तो दोस्तों, हार्ड डिस्क ड्राइव एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज का टाइप है और रैम दोस्तों एक वोलेटाइल स्टोरेज का टाइप होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। वोलेटाइल स्टोरेज वह होता है जो पावर बंद होने के बाद अपनी मेमोरी लॉस्ट कर देता है, लेकिन नॉन वोलेटाइल में परमानेंटली डाटा सेव रहता है सप्लाई बंद होने के बाद भी। अगला प्रश्न है, शॉर्टकट और अन्य विशेष कार्यों के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, कंट्रोल और अल्ट, फंक्शन, टॉगल्स, डिलीट, इंसर्ट, कैप्शन लॉक और नंबर लॉक। तो दोस्तों, कंट्रोल और अल्ट का प्रयोग किया जाता है शॉर्टकट और अन्य विशेष कार्यों के लिए। दोस्तों, शॉर्टकट की एवं कंप्यूटर के सभी एब्रिविएशन यानी फुल फॉर्म की वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है और डेली की शिफ्ट में एक शॉर्टकट से और एक से ज़्यादा या एक एब्रिविएशन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उस वीडियो को भी दोस्तों एक बार जाकर जरूर देखिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिट का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, बाइनरी डिजिट बिट का पूर्ण रूप होता है और यहां मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 4 बिट का एक निब्बल होता है और वहीं 8 बिट का एक बाइट होता है, तो यह भी दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क की क्षमता मापी जाती है? तो दोस्तों, दिए हुए चारों ऑप्शन में से गीगाबाइट बस एक मेमोरी की यूनिट है, तो हार्ड डिस्क की क्षमता मापी जाती का आंसर होगा गीगाबाइट। बाकी गीगाबाइट की जगह इधर एमबी या टीबी भी दिया होता तो वह भी इसका सही आंसर होता। अगला प्रश्न है, सीपीयू से कंप्यूटर के सभी अंग ऑपरेट होते हैं?
तथा जिस प्रणाली में यह कार्य होता है वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्यूटर के सभी डिवाइसेस एवं ऑपरेशंस के कार्य होते हैं। अगला प्रश्न है, रैम को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने बताया, रैम एक वोलाटाइल मेमोरी का प्रकार है और इसे टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। वहीं हार्ड डिस्क दोस्तों परमानेंट मेमोरी या नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहलाती है। और अगर आपसे रोम का पूछे तो रोम भी दोस्तों नॉन वोलेटाइल एवं परमानेंट मेमोरी कहलाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी के भाग हैं सीपीयू, रैम, रोम और बी और सी दोनों। तो दोस्तों रैम एवं रोम दोनों कंप्यूटर की मेन मेमोरी के पार्ट हैं। अगला प्रश्न है, सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या अधिक कंप्यूटरों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें नेटवर्क कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जलवायु अनुसंधान, मौसम पूर्वानुमान उद्योग में कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्व अनुमान उद्योग में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वास्तव में एक बहुत ही बुनियादी कंप्यूटर है? तो दोस्तों कैलकुलेटर एक बुनियादी कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस माइक्रो कंप्यूटर का एक उदाहरण है? तो दोस्तों डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। और दोस्तों ये वाला प्रश्न शायद 17-18 तारीख के पटवारी के एग्जाम में पूछा भी गया है कि लैपटॉप किस तरह का कंप्यूटर है। तो लैपटॉप एक माइक्रो कंप्यूटर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ता आमतौर पर क्या लागू करता है? तो दोस्तों वह एक टर्मिनल लागू करता है। अगला प्रश्न है, बायोस का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए स्प्रिंट है दोस्तों कौन सी कमांड दी जाती है? तो दोस्तों शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस डिलीट की कमांड दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब रहेगा, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस डिलीट। डिलीट की गई फाइल कहां जाती है? दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं इस तरह के प्रश्न भी। इसका सही जवाब होगा रिसाइकिल बिन में। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि उसमें निम्न में से नहीं है। तो दोस्तों अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वह बूट नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, जब आप एक सीपीयू को बूट करते हैं तो इसमें क्या होता है? तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को मेमोरी से डिस्क में कॉपी किया जाता है। यह तो खैर नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को हार्ड डिस्क में कॉपी किया जाता है। तो दोस्तों ए और सी दोनों लगभग सही है लेकिन ए इसका सही जवाब रहेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेतृत्व की कौन सी विचारधारा अभिप्रेरणा की प्रत्यक्षा सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों आइए अब देख लेते हैं जनरल मैनेजमेंट यानी कि सामान्य प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पथ लक्ष्य विचारधारा। दोस्तों व्यवहारवादी विचारधारा का मतलब होता है बिहेवियर थ्योरी, वही पथ लक्ष्य विचारधारा का मतलब होता है पाथ गोल थ्योरी। स्थितिवादी विचारधारा का मतलब होता है सिचुएशनल थ्योरी और आकस्मिकता विचारधारा का मतलब होता है कंटिंजेंसी थ्योरी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों पाथ गोल थ्योरी यानी कि पथ लक्ष्य विचारधारा। आइए देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन
आंतरिक भर्ती का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको आंतरिक भर्ती के कुछ स्रोतों के नाम बता देता हूं, जिसमें है पहला पदोन्नति यानी कि प्रमोशन, दूसरा है पदावनति, तीसरा है सेवा वृद्धि, चौथा है विभागीय स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर, इसी क्रम में है आगे सेवा समय में वृद्धि यानी कि जॉब एक्सटेंशन, और इसके बाद है आंतरिक विज्ञापन। तो इस लिस्ट में से दोस्तों सिर्फ रोजगार कार्यालय इसके अंतर्गत नहीं आता। किसके? साधन आंतरिक भर्ती का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों रोजगार कार्यालय एक ऐसा साधन है जो आंतरिक भर्ती का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है क्रियात्मक संगठन की अवधारणा किसने दी थी? तो दोस्तों FW टेलर ने क्रियात्मक संगठन की अवधारणा दी थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हेनरी फेयोल द्वारा प्रकाशित पुस्तक एवं लेखन कौन सा है? तो दोस्तों साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हेनरी फेयोल द्वारा लिखी हुई पुस्तक एवं लेख है। दोस्तों अगर मैनेजमेंट वाले पोर्शन में किसी लेखक के बारे में पूछा जाए और आपको ऑप्शन में से किसी का भी आइडिया नहीं हो तो याद रखिएगा 70 से 80% चांसेस हैं कि उसका आंसर हेनरी फेयोल या FW टेलर में से एक होगा। अगर बिल्कुल लास्ट में तुक्का लगाने का मौका पड़े तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो तब हेनरी फेयोल या FW टेलर। साथ ही मैं आपको हेनरी फेयोल के कुछ और पुस्तकों और लेखों के नाम बता देता हूं। तो सबसे पहले याद रखिएगा जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बुक लिखी है हेनरी फेयोल ने। उसके बाद दूसरी है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, से भी याद रखिएगा दोस्तों, यह सभी बहुत फेमस पुस्तकों के नाम हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। हैंडराइटिंग तो दोस्तों थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही है, बाकी कंटेंट आपके काफी काम में आएगा, तो इन सबको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद बुक का नाम है दोस्तों द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ स्टेट्स। तो इनके बुक्स के दोस्तों याद रखिएगा क्योंकि मैनेजमेंट में कुछ क्वेश्चन दोस्तों बुक्स एवं उनके राइटर्स के बारे में भी पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है संप्रेषण में किसका विनिमय किया जाता है? तो दोस्तों संप्रेषण में विचारों का भी विनिमय किया जाता है, तथ्यों का भी विनिमय किया जाता है और अनुमानों एवं संवेगों का भी विनिमय किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो ये थी दोस्तों हमारी MP पटवारी के लिए प्रैक्टिस सेशन की सेकंड क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी। और अगर आपने हमारे चैनल पर बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार जाकर उन्हें भी देखिए, जिसमें से आज दोपहर में मैंने केमिस्ट्री की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली क्लास अपलोड की है, जिसमें लगभग 500 से अधिक प्रश्न मैंने डिस्कस किए हैं और वह सभी प्रश्न दोस्तों उसी पैटर्न पर आधारित हैं जिस तरह के प्रश्न फिलहाल में पटवारी में पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा भी दोस्तों बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, तो अगर आपने वह नहीं देखी है तो उन्हें भी एक बार जाकर जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।